हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, माहिर आलमी उमूर हैं। उनको वेलकम करते हैं शो पर और जरा उनसे भी कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। वालेकुम सलाम, यू वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। ज़ाहिर है बहुत सारे बुनियादी सवालात हैं और सबसे शायद बुनियादी सवाल ये है कि ये जो इस वक्त ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक किया है और फिर अब ये सूरत हाल जंग की तरफ चली गई है, तो ये क्या सीधा साधा मामला ईरान को न्यूक्लियर पावर ना बनने देने के अलावा भी कुछ और है जिसमें रजीम चेंज भी आता है और दीगर चीजें भी आती हैं? लेकिन इस सब के बावजूद जो न्यूक्लियर एसेट्स की बात है ईरान की, वो तो पहले दिन से वो मना कर रहा है कि हम नहीं बना रहे, और आज भी उसका यही कहना है, बल्कि अब तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड भी यही बात कर रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश में नहीं है। तो फिर ये सारी चीजें जो कि आपको वॉर की सूरत में दिखाई देती हैं, आप इसका तज्जिया कैसे कर रहे हैं? देखिए, मसला असल में न्यूक्लियर वेपन का नहीं है। अच्छा। और आपने देखा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर मसला स्टार्ट होता है, अटैक्स एंड स्ट्राइक्स शुरू होती हैं, हम्म। और उसके बाद ये स्ट्राइक्स की जस्टिफिकेशन ये दे दी जाती है कि अब वहां पे हम रिजीम चेंज करेंगे। हम्म। इसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, अच्छा। और वो हिस्टोरिकल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। जब तक हम उसे नहीं समझेंगे, हमें ये मसला समझ में नहीं आएगा। प्लीज। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ईरान इनकलाब से पहले वेस्टर्न वर्ल्ड के कैंप में था और अमेरिकन ट्विन पिलर स्ट्रेटजी का हिस्सा था, और गल्फ के अंदर अमेरिकन पुलिसमैन था। जब रेवोल्यूशन आया तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द वेस्ट, और ये एक वेव चली है ग्लोबल साउथ के अंदर। पहले सियासी तौर पे आज़ादी हासिल की 1950, 60, 70s के अंदर, और जिसका आखिरी एपिसोड आपको साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की मूवमेंट में नजर आता है। ठीक बात। इसके बाद माशी आज़ादी की बात की जाती है, ग्रुप ऑफ 77 यूनाइटेड नेशन के अंदर बनता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपने चूंकि हमारे रिसोर्सेज को लूटा और यहाँ से ले जाके हमारे खुशहाली की बिहाफ पर आपने अपनी खुशहाली हासिल की, अपनी इंडस्ट्रीज लगाई, तो अब आप अपनी जीएनपी का 1% हमारी डेवलपमेंट पे लगाएंगे। और तीसरा जो वेव था वो कल्चर की सूरत में आना था, जिसकी पहली मिसाल ईरानी रेवोल्यूशन था। ठीक हो गया। और मगरिब को डर ये था कि ईरानी रेवोल्यूशन का असर 3 ममालिक पर फौरन आएगा, पाकिस्तान, इराक और टर्की। हम्म। तो लिहाजा उन्होंने सबसे पहला तो काम ये किया कि इराक के साथ ईरान की जंग करवा दी गई, और वो 8 साल मुसलसल जंग लगी, और यहाँ तक कि इराकी फोर्सेस अंदर दाखिल हो गई खुर्रम शहर तक, और खुर्रम शहर के लोगों ने रेजिस्ट किया, 55,000 कुर्बानी दी, और यहाँ से जंग ने नक्शा पलटा। उर्वंत नदी को क्रॉस करके ईरान ने जाके बसरा पे कब्जा किया, और काबिल की तरफ जब मार्च करने लगे हम्म। तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करवा के वहां पे मसले को रोका गया। ठीक है। फिर इसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए ईरान के ऊपर, बिल्कुल। ताकि ये कमजोर हो रिजीम। हम्म। और सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगे, आपने देखा कि कभी उनकी पूरी कैबिनेट उड़ा दी गई, बिल्कुल। पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी गई, जी। पूरी जुडिशरी उड़ा दी गई। यस। उनके जो की फिगर थे, लाइक आप शहीद मुतहरी को देखिए, हाँ। उनको एसिसिनेट किया गया ताकि रिजीम कमजोर हो, हम्म। लेकिन रिजीम ने तब भी सरवाइव किया, ठीक है। और जो वेस्टर्न डोमिनेंस थी उसके सामने खड़ी रही। हम्म। तीसरे वेव के अंदर आपने देखा कि इजराइल जो खित्ते में अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोस्ट है, और ये अमेरिका के डिफेंस डॉक्यूमेंट बताते हैं जी। कि इजराइल स्ट्रेटेजिक पोस्ट है। जब भी अमेरिका को जरूरत पड़ेगी वेपन की, हम्म। अड्डों की, फौजियों की, तो इजराइल की हम वो फौज, वो अड्डे, वो हथियार इस्तेमाल कर सकेंगे। उसको इलाके में नाफिज करना था, उसके रोब और दबदबे को और ताकत को। तो लिहाजा इजराइल के मुकाबले में ईरान आ रहा था, और ईरान ने एक जाल बुना जिसके तहत रेजिस्टेंस जो एक चेन डेवलप की, हशद शेबी के सूरत के अंदर, अल कुद्स ब्रिगेड की सूरत के अंदर, हमास और हिजबुल्लाह की सूरत जी के जी। अंदर, और होसियों की सूरत के अंदर। तो लिहाजा ईरान वो था जो इस खत्ते के अंदर अमेरिका की अजारादारी को चैलेंज कर रहा था। अब प्रॉब्लम यह है कि दुनिया जो है यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी, और मल्टीपोलैरिटी से अब ट्राइपोलर वर्ल्ड की शक्ल अख्तियार कर गई है, जिसमें एक तरफ अमेरिका, इंडिया और इजराइल खड़े हुए थे,
दूसरी तरफ चाइना, रशिया और ईरान थे और तीसरी तरफ यूरोपियन यूनियन। बिल्कुल ठीक है। अब इस सारे तनाज़ुर में ईरान रिविजनिस्ट बिहेवियर ईरान का उभर के सामने आया और वो रिविजनिस्ट पावर राइजिंग चाइना के साथ और रिसर्जेंट रशिया के साथ खड़ा हो गया। हुँ, अब इस ईरान को रोकना मकसूद था बिकॉज़ मिडल ईस्ट के अंदर बाकी सारी फ्रेंडली पावर्स हैं। तो लिहाजा इस वजह से एक प्रीटेक्स्ट बनाया गया और फिर आपने देखा कि आईएईए के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करवाई गई जी, और उस रेजोल्यूशन पास हुई वॉच डॉग रिपोर्ट के ऊपर, जो कि आईएईए की 30 साला तारीख में इस तरह की रेजोल्यूशन नहीं आई जी, और एक किस्म की इजराइल को जस्टिफिकेशन दी गई कि आप ईरान के ऊपर हमला करें। तो बुनियादी तौर पे जब तक ईरान अमेरिकन कैंप में नहीं आता या कम से कम इतना कमजोर नहीं हो जाता कि वो अमेरिका की और वेस्टर्न वर्ल्ड की इजारादारी को ठीक है। चैलेंज न कर सके हुँ। और इजराइल को चैलेंज न कर अच्छा सके, मुनव्वर तब तक साहब ये मसला इसी तरह से रहेगा। ओके मुनव्वर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए ये तो आपने एक बैकग्राउंड हमारे सामने रखा जो बहुत डीप एनालिसिस है आपका और बिल्कुल क्लियर भी है। लेकिन सर हम ये बात भी कर सकते हैं क्या कि इस वक्त डायलॉग की बात हो रही है ना, यानी जो पूरी बात बार बार दोहराई जा रही है वो यही कि डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक इजराइल को बहुत सारे मामलात में कह रहे थे कि हाँ भाई बहुत अच्छा बच्चा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, यानी ईरान पे सही स्ट्राइक कर रहा है, अभी वो 2 दिन से उनकी पूरा जो पोस्चर है वो चेंज हो गया है। यानी इजराइल तो डर ही डर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी डर गए हैं क्योंकि उनको ये बात बता दी गई है। हो सकता है मैं गलती पर हूं, लेकिन जैसे 2010 में हमने देखा कि जनरल क्यानी ने उस वक्त के प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के ओबामा, उनको बताया था कि अफगान वॉर जितनी बढ़ेगी उतना आप लोगों के लिए मजीद मसाइल पैदा करेंगी। तो इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है कि आपने अगर ये बहुत ज्यादा इसमें अपना इन्फ्लुएंस दिखाया इस तरह से कि आपने इसराइल को मजीद स्ट्रेंथनाइज किया और ये आपने वॉर खोल दी, आप खुद इसके बराह रास्त शराकतदार बन गए, तो इसका बहुत बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा पूरे खित्ते को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को। तो आपको लगता है कि क्या मुज़ाकरात की राह हमवार हो रही है? उन्होंने सपोर्ट हासिल नहीं की। आयतुल्लाह सिस्तानी का जो बयान है इराक से, और इराक के अंदर जितने बड़े पैमाने पर डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, फिर चाइना की तरफ से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई, रशिया की तरफ से जिस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बारहा जिस तरह की अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, जी इसका मतलब, और इवन सऊदी अरब की तरफ से जो जी स्टेटमेंट्स हैं, हाँ वो वाज़ेह इशारा देती हैं कि ईरान को बहुत बड़ी सियासी और सफारती इस वक्त सपोर्ट हासिल है ठीक बात है। और टेक्निकल सपोर्ट डेफिनेटली रशिया की तरफ से भी होगी और चाइना की चाइना तरफ से हाँ भी हाँ होगी। हाँ। बिकॉज़ चाइनीज़ ने अपने 2 सर्विलेंस शिप्स जो हैं वो भेज दी हैं गल्फ के अंदर। इसका मतलब ये है कि चाइना ने एक ट्रिप वायर कायम कर दी है, जिस तरह से कोल्ड वार के दौरान अमेरिकन्स ने ट्रिप वायर कायम की थी, वेस्टर्न जर्मनी के बॉर्डर पे लाकर अपने 10,000 फौजी खड़े किए थे और उनका ये कहना था कि अगर हमारा एक भी फौजी मारा जाता है रशियंस के हाथों, तो हमारे पास रीजन होगा जंग में कूदने का। ठीक तो है चाइना ने भी एग्जैक्टली वहां पे एक किस्म की ट्रिप वायर कायम कर दी है। ठीक है। ईरान देखें, ईरान इस वक्त, ईरान को कोई खास चैलेंज मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं 2-3 उसके आर्गुमेंट्स दे देता हूँ। जी नंबर 1 ये कि ईरान एक 2500 साल पुरानी सिविलाइजेशन से और इस तरह की सूरत-ए-हाल को सैकड़ों दफा उसने फेस किया है और लंबी-लंबी जंगें अकेला लड़ चुका है। और दूसरी तरफ जो उसके मुकाबले में कौम है जो 1948 के में वजूद में आई और उसके जो सपोर्टर है उसकी तारीख भी तकरीबन 250 साल की है और वो डिक्लाइनिंग पावर है। नंबर 2 ये कि अमेरिका की अगर आप ट्रेंड्स को देखें तो अमेरिका उन जंगों के अंदर मुदाखलत करता है या हिस्सा लेता है जहां पे वो देखता है कि जो स्पॉट है वो वीक स्पॉट है, ठीक है वो स्ट्रांग जगह नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि उस जंग में हिस्सा लेता है जिस जंग की उसे स्पॉन्सरशिप मिलती है। हाँ लिहाजा ये दोनों चीजें हमें देखनी होगी कि क्या ईरान वीक है और अमेरिका अगर स्ट्राइक करता है जिस तरह इराक और अफगानिस्तान के ऊपर किया था और नॉर्थ कोरिया के ऊपर नहीं किया था, तो क्या ईरान कमजोर है? जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिस तरह की डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज ईरान ने अपनी डेमोन्स्ट्रेट की हैं, जी उससे नहीं लग रहा कि ईरान कमजोर है। और यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कैबिनेट है या डिसीजन मेकर्स हैं उसके अंदर इख्तलाफात आपको नजर आ रहे हैं, जो बिल्कुल गार्डियन सही है। रिपोर्ट कर रहा है। दूसरा ये कि अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्या इजराइल ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका ईरान को कोई मेजर इंजरी इन्फ्लिक्ट कर सकता है?
तो उसका जवाब भी है कि मेजर इंजरी इन्फ्लिक्ट नहीं कर पा रहा, बल्कि इजराइल जो है इस वक्त अपनी डिफीटिंग मोड के अंदर आ चुका है ऑलराइट। और तकरीबन 60,000 इजरायली जो हैं ग्रीस भाग चुके हैं। तो लगता ये कि ईरान इस वक्त वीक पोजीशन के ऊपर नजर नहीं आ रहा, रादर ईरान स्ट्रांग पोजीशन पे है और लीगली इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से जो कल बातचीत हुई है यूरोप के अंदर ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची की, जी। उसमें यही उनसे डिमांड की गई कि अमेरिका के साथ बातचीत में आप दोबारा आए। तो उन्होंने कहा हम बातचीत में तो थे, बिल्कुल। और उनके पास जो लॉजिक था उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट यूरोपियंस के पास नहीं था। और यही ईरान का कहना है कि हमने तो हमेशा बातचीत के अंदर हम रहे, लेकिन हम पे फिर हमला हुआ है और अब भी हम एतबार नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये कि ईरान की पोजीशन मुझे वीक नजर नहीं आ रही है। अब अच्छा। अमेरिकन का ख्याल ये है कि अगर वो अपने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हैं ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करने के लिए, और देसी कटर बम या बंकर ब्लास्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पे टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जी, ये तो रिपोर्ट खुद इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है ना। मुनव्वर साहब, मैं आपसे एक और सवाल करने की जिसारत करूं। मुनव्वर साहब, अभी हम बहुत सारे ज़ाहिर एंगल्स पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो माजी भी देखा जाता है, फिर हाल के हालात पे भी निगाह होती है। लेकिन इस वक्त जो नेतन्याहू का प्राइम जिसे कहते हैं ख्वाब है, वो ये है कि वो किसी भी तरह से, अभी मैं फोर्ट के हवाले से बात करी थी, ईरान के फरवा जो उसका ज़ाहिर न्यूक्लियर साइट है उसकी, लेकिन इस बात से हटकर रेजिम चेंज में आयतुल्लाह खामनाई साहब की जो है उनको उस पूरे मंजरनामे से हटाने की बात कर रहा है। लेकिन अगर नेतन्याहू का ये ख्वाब है कि वो ईरान के अंदर अपनी फौजें उतारे और अमेरिका भी उसका इत्तेहादी, पसे पर्दा तो है लेकिन बराह रास्त बन जाए, क्या आपको लगता है कि ये ख्वाब वेस्ट का रेजिम चेंज का ईरान के अंदर पूरा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? बिलखुसूस नेतन्याहू, आपको इस सारे एपिसोड में क्या लगता है कि वो खुद तो मर ही रहा है लेकिन वो अमेरिका को भी कहीं का नहीं छोड़ेगा, फिर उसको भी घसीट रहा है? फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर ईरान कमजोरी दिखाता तो फिर तो ये पॉसिबिलिटी थी, लेकिन चूंकि इस वक्त वार्न कर दिया गया है रशिया की तरफ से, प्रेसिडेंट पुतिन की कल ही स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर 3। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अमेरिका जाएगा। और फिर अमेरिका के अंदर देखिए बहुत बड़ी एक अपोजिशन आ गई है। कभी आपने देखा कि 4 रेजोल्यूशंस सेनेट के अंदर और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर आ जाएं। एक सेनेटर मेसी लेकर आ रहे हैं जो कि रिपब्लिकन्स हैं, और उसके साथ रो खन्ना जो डेमोक्रेट्स हैं वो साथ खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जो प्रोग्रेसिव ग्रुप है जिसमें इल्हान उमर भी हैं, वो रेजोल्यूशन ला रहे हैं कि कांग्रेस की अप्रूवल के बगैर प्रेसिडेंट ट्रंप को ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो जंग के अंदर जाए। तीसरी तरफ सेनेटर सैंडी बर्नर जो है वो रेजोल्यूशन ला रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग नहीं जारी करेगी कि अगर अमेरिका इसके अंदर कूदता है। और फिर जो अमेरिका फर्स्ट ग्रुप है जिसमें कार्ल टकरसन है जी, अगर उसे आप सुने तो ये 3 बुनियादी जो साथी थे प्रेसिडेंट ट्रंप के, जिन्होंने इलेक्शंस में बहुत बड़ी मदद की है प्रेसिडेंट ट्रंप को दोबारा री इलेक्ट होने में, जिसमें इलान मस्क है और ये कार्ल टकरसन है और उनकी जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, इन तीनों को अब प्रेसिडेंट ट्रंप एक्सिक्यूट करना चाह रहे हैं और तीनों इस पे मुखालफत कर रहे हैं कि जनाब कोई सबूत नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है या वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है, और हमारा इजराइल की जंग से लेना देना कुछ भी नहीं है। और लोग खड़े हो गए, यानी जिस तरह की डिमॉन्स्ट्रेशंस नजर आ रही हैं खुद अमेरिका में, जिसे मैं इस तरह से कंक्लूड कर सकता हूं, जिस कंडीशन में अमेरिका वियतनाम के आखिरी साल में गया था, ईरान इजराइल जंग में अभी जंग शुरू नहीं हुई अमेरिका की, उस नतीजे पे पूरी अमेरिकन सोसाइटी पहुंच चुकी है और वो रेजिस्ट कर रही है। तो मेरे ख्याल में इस सूरत में पॉसिबल नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप का कि जिस एंटी वॉर स्लोगन के ऊपर वो आए थे और अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया था, मैं एक ब्रेक ले लेती हूं। मुझे ब्रेक का काफी देर से कहा जा रहा है। आई एम रियली सॉरी सर, एक ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक से वापस आपसे ये पूछ लेती हूँ कि एक और बात जो बहुत ज्यादा डिबेट की जा रही है कि नेतन्याहू अपने इख्तिदार की तवालत के लिए भी अमेरिका को इस तरह से सर्व करना चाहता है ताकि अमेरिका उसको थपकियां देता रहे और यहाँ पर वो पूरे खित्ते के अंदर अपनी बदमाशी जारी रखे। इस पर जरा डिबेट करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर आलमी उमूर हैं। डॉक्टर साहब, वक्त बिल्कुल कम रह गया, इसलिए मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ आपको ये कहूँ कि अभी आज ही का बयान है साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो कह रहे हैं नेतन्याहू ईरान से जंग के जरिए हमेशा इक़्तिदार में रहना चाहता है। इन अदर वे आप देखें तो भी ये डिबेट चल रही है कि नेतन्याहू अपनी ख्वाहिशात पर मबनी कुछ ज़ाहिर ख्वाब रखता है जिसमें ग्रेटर स्टाइल मौजूद है, लेकिन वो अमेरिका को भी इसमें सर्व करना चाहता है। और आप क्या समझते हैं कि इस डायलॉग के दौरान जिस पे अभी हम बात कर रहे थे, क्या ईरान कोई विड्रॉल करेगा यूरेनियम के हवाले से? डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता, बिकॉज सिविलाइजेशन की अपनी एक प्राइड है। ठीक है। और वो कभी झुकता नहीं है, और ये कोई इलेजिटिमेट राइट नहीं मांग रहा ईरान ने जो बैनुल अक़वामी मुआहिदा किया है एनपीटी के अंदर, उसमें उसको इजाजत है कि वो पीसफुल पर्पसेस के लिए, एनर्जी के लिए वो यूरेनियम की अफसुर्दगी कर सकता है। और इस पे इंटरनेशनल लॉ भी परमिट कर रहा है उसे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कर रहा है। रादर ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ईरान बॉम्ब नहीं बनाने जा रहा, लेकिन अगर हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करते हैं या आयतुल्लाह खामनाई पर हमला करते हैं, तो उस सूरत में ईरान फौरन इस ऑप्शन को ऑप्ट करेगा, और वो भी इलीगल नहीं होगा, बिकॉज एनपीटी का आर्टिकल 10 ईरान को परमिशन देता है कि अगर उसकी सोवेरेनिटी को ग्रॉसली ब्रीच किया जाता है या उसको बहुत बड़ा थ्रेट है, तो वो दस्तबरदार हो सकता है एनपीटी से और न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जा सकता है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं, जो नेतन्याहू का बिहेवियर है, अब तक हमारे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस तरह से डिस्कस हो रहा है कि गालिबन सिर्फ वो अपने आप को पावर में रखने के लिए ये कर रहा है। ये बिल्कुल सही है कि वो पावर में रहना चाहता है और उसके पीछे करप्शन के केसेस हैं, लेकिन सिर्फ ये वाहिद वजह नहीं है। हमेशा पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर कन्फ्लेशन ऑफ काजेज होते हैं। इसमें जो उनका सुपर स्ट्रक्चर है, जो बिलीफ सिस्टम है, जो उनके वैल्यूज हैं, उसे भी समझना जरूरी है। दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं इजराइल के। नंबर वन ये कि वो हमेशा प्रोसिक्यूट हुए हैं, वो मजलूम हैं, और उनसे ज्यादा दुनिया में कोई भी मजलूम नहीं है, और अरब भी उन्हें मारते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं। लिहाजा उनको ये अख्तियार है कि वो उनके बच्चों को भरपूर तरीके से मारें, बड़े पैमाने पे तबाही मचाएं। अगर वो एक मारते हैं तो हम 1000 बंदे मारें, और हम जो कुछ भी करें, लेकिन हम ही मजलूम हैं, हमारे सिवा कोई और मजलूम नहीं है। दूसरा उनका अकीदा जोशुआ की किताब के मुताबिक ये है कि वो ही इंसान है, बाकी सब जानवर हैं, और कुछ अच्छे जानवर हैं और कुछ बुरे जानवर हैं। जो उनको सपोर्ट करेगा वो अच्छे जानवर हैं, और जो उनकी मुखालफत करेगा वो बुरे जानवर हैं। लिहाजा इंडिया अच्छा जानवर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इंडियंस को बंकर्स में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, और वो कहा जा रहा है कि ये सिर्फ यहूदी का हक है कि वो इन बंकर में अपनी जान को बचाए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि वो जो फलस्तीनियंस हैं उनको अपने जैसा इंसान नहीं समझते, ईरानियंस को अपने जैसा इंसान नहीं समझते। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, ख्वाहिश तो यही थी कि आपसे मजीद लेते और बात करते, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में यकीनन आपको हम जहमत देते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहाँ ये बताती चलूँ कि डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है, और वो इसलिए क्योंकि दुनिया भर में जो इस वक्त तबसरे या तज्जिए हो रहे हैं उसमें न सिर्फ ये कि नेतन्याहू बल्कि इजरायली जो हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि वो अपनी हुकूमत पर दबाव बढ़ाएं और इस नफरत के रवैये को तर्क करें, वरना उनके लिए नफरत दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। और कोशिश करेंगे कि कल जरा उसके आदाद शुमार भी आपके सामने रखें। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।